बाह्य स्मृति या सेकेंडरी मेमोरी को देख लेते हैं। इसके पहले के हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, तो इस वीडियो में देखते हैं कि बाह्य मेमोरी या सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है। इसके बारे में इम्पॉर्टेंट चीज़ों को देख लेते हैं, जहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं, मेंस में भी और प्रीलिम्स में भी। तो यहाँ से देखते हैं, कंप्यूटर की बाह्य स्मृति एवं भंडारण माध्यम की आवश्यकता 3 प्रमुख कारणों से होती है। पहला है, जिस डेटा या सूचना की आवश्यकता प्रतिदिन के उपयोग के लिए नहीं होती, उसे आंतरिक स्मृति में रखने का लाभ नहीं, अतः इसे बाह्य स्मृति में रखा जाता है। दूसरा है, आंतरिक स्मृति में सीमित स्थान होता है, अतः जो डेटा अत्यंत आवश्यक न हो उसे बाह्य स्मृति में रखते हैं, ताकि आंतरिक मेमोरी में अनिवार्य डेटा के लिए प्रचुर स्थान बना रहे। तीसरा है, विद्युत आपूर्ति बाधित हो जाने, वायरस आ जाने या अन्य कारणों से कंप्यूटर की आंतरिक स्मृति में संचित डेटा नष्ट हो सकता है, अतः आंतरिक स्मृति में भंडारित डेटा को भी प्रतिलिपि के रूप में बाह्य स्मृति में भंडारित करना श्रेयस्कर होता है। बाह्य स्मृति को द्वितीयक स्मृति भी कहते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, किस स्मृति को, किस मेमोरी को सेकेंडरी मेमोरी कहते हैं, तो बाह्य स्मृति को सेकेंडरी मेमोरी कहते हैं। सेकेंडरी मेमोरी के कुछ प्रमुख उदाहरण है, इसे देख लेते हैं। सेकेंडरी मेमोरी के उदाहरण है, फ्लॉपी डिस्क सेकेंडरी मेमोरी है, हार्ड डिस्क सेकेंडरी मेमोरी है, कॉम्पैक्ट डिस्क सीडी डीवीडी सेकेंडरी मेमोरी है, पेन ड्राइव सेकेंडरी मेमोरी है, ब्लू रे डिस्क सेकेंडरी मेमोरी है। तो ये क्वेश्चन यहाँ से आता है वनडे एग्ज़ाम्स के लिए, या फिर आरओ के एग्ज़ाम के लिए, या फिर अदर एग्ज़ाम के लिए आता है कि आंसर में देता है कि कौन सा सेकेंडरी मेमोरी है, कौन सा नहीं है। तो आप इसमें से सही उत्तर का चुनाव कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि फ्लॉपी डिस्क भी सेकेंडरी मेमोरी है, हार्ड डिस्क सेकेंडरी मेमोरी है, कॉम्पैक्ट डिस्क सेकेंडरी मेमोरी है, सीडी डीवीडी दोनों है। सीडी का फुल फॉर्म भी कभी कभी आ जाता है। सीडी का फुल फॉर्म क्या है, कॉम्पैक्ट, और डी से डिस्क, और डीवीडी का फुल फॉर्म क्या है, अभी आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पे है डीवीडी, और फिर उसके बाद पेन ड्राइव भी सेकेंडरी मेमोरी में आता है, और ब्लू रे डिस्क भी सेकेंडरी मेमोरी में आता है। फिर आगे देख लेते हैं क्या है, फ्लॉपी डिस्क क्या है। फ्लॉपी डिस्क का प्रयोग बाह्य स्मृति के रूप में किया जाता था, परंतु अब यह प्रचलन में नहीं है। फ्लॉपी डिस्क एक लचीला चुंबकीय भंडारण माध्यम है। फ्लॉपी डिस्क आरंभ में 8 इंच तथा बाद में 5/1/4 तथा 3/1/2 3.5 इंच के आकार में निर्मित की जाती थी। 3.5 इंच आकार की एक फ्लॉपी में 720 KB या 1.44 MB डेटा के भंडारण की क्षमता होती थी। तो ये है फ्लॉपी डिस्क, यहाँ पे है, ये है फ्लॉपी डिस्क। तो यहाँ पे हम फ्लॉपी डिस्क को देख लिए। अब आगे देखते हैं हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क को देख लेते हैं। हार्ड डिस्क क्या है, ये है हार्ड डिस्क, यहाँ पे ये वाला है हार्ड डिस्क है, जहाँ पे ये ऊपर से सीडी रखी जाती है, सीडी डीवीडी पे जो कैसेट होती है रखी जाती है। तो ये है हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क में एक मैग्नेटिक डिस्क होती है, एक मैग्नेटिक डिस्क होती है जिसमें एक से अधिक डिस्क होती हैं। प्रत्येक डिस्क ट्रैक में विभाजित होती हैं, और प्रत्येक ट्रैक सेक्टर में। तो यहाँ पे पूछा जा सकता है कि हार्ड डिस्क में किससे जो है होता है। हार्ड डिस्क में मैग्नेटिक डिस्क होती हैं। जो डिस्क होती हैं किस में डिवाइड होती हैं, ट्रैक में, और ट्रैक किस में डिवाइड होती हैं, सेक्टर में। तो डिस्क होता है ट्रैक में, और ट्रैक होता है सेक्टर में विभाजित होती है। हार्ड डिस्क की स्टोर करने की क्षमता बहुत अधिक होती है, जैसे 160 GB, 500 GB या 1 TB टेराबाइट आदि। तो ये है हार्ड डिस्क। और फिर उसके बाद देख लेते हैं कॉम्पैक्ट डिस्क। कॉम्पैक्ट डिस्क सीडी, इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है। कॉम्पैक्ट डिस्क भी सेकेंडरी मेमोरी है, और सी से कॉम्पैक्ट, डी से डिस्क। फिर यहाँ पे देख लेते हैं क्या है इसके बारे में। कॉम्पैक्ट डिस्क एक ऑप्टिकल डिस्क है। तो यहाँ पे हम हार्ड डिस्क को क्या देखिए, चुंबकीय डिस्क था, मैग्नेटिक डिस्क था, लेकिन जो कॉम्पैक्ट डिस्क है वो कैसा डिस्क है, ये ऑप्टिकल डिस्क है। एक मानक सीडी का व्यास लगभग 120 मिलीमीटर 4.7 इंच होता है, और यह 60 मीटर की श्रव्य सामग्री ऑडियो या 650 MB या 700 MB डेटा के संग्रहण में सक्षम है। कॉम्पैक्ट डिस्क 1.2 मिलीमीटर मोटाई की पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक की बनी होती है। इस पर चढ़ा हुआ, तो यहाँ पे देख लेते हैं कि जो कॉम्पैक्ट डिस्क होती है वो किसकी बनी होती है, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि एक तो कॉम्पैक्ट डिस्क का फुल फॉर्म पूछेगा। कॉम्पैक्ट डिस्क होता है सीडी का फुल फॉर्म, और दूसरा ये किसकी बनी होती हैं, ये ऑप्टिकल डिस्क होती है। ये कैसी डिस्क होती हैं, ऑप्टिकल डिस्क होती हैं। और इसमें ये पूछा जाता है कि
इसमें ये जो इसकी मोटाई है वो किस प्लास्टिक की बनी होती है, जो ये 1.2 मिलीमीटर मोटी होती हैं ये डिस्क, ये किसकी बनी होती है, ये पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक की बनी होती है। तो किस प्लास्टिक की, पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक की बनी होती हैं। और इस पर चढ़ा हुआ आवरण उच्च परावर्तक होता है, उसमें जो चमकीला सा दिखाई देता है ऐसे चढ़ा हुआ जो आवरण है वो उच्च परावर्तक होता है तथा साधारणतः एल्युमिनियम का बना होता है। जो ऊपर हम चमकता हुआ देखते हैं ऐसे चमकीला सा, ऐसे उस पर जो चढ़ा रहता है, जैसे यहाँ पे है ये ऐसे जो सीढ़ी होती है उस पर भी ऐसे चमकीला सा चढ़ा हुआ होता है, तो वो एल्युमिनियम का बना होता है। वो जो आवरण होता है, चमकीला आवरण जो परावर्तक होता है वो एल्युमिनियम का बना होता है। लेकिन जो आवरण को ऐसे जब उजाड़ते हैं फिर अंदर जो प्लास्टिक बनी होती है वो पॉलीकार्बोनेट की बनी होती है। अंदर जो प्लास्टिक बनी होती है वो पॉलीकार्बोनेट की बनी होती है। फिर आगे देखते हैं, डेटा को पढ़ने के लिए एक निम्न तीव्रता की लेजर किरण का प्रयोग किया जाता है। कॉम्पैक्ट डिस्क विभिन्न प्रारूपों में उपलब्ध है, जिसमें प्रमुख है कॉम्पैक्ट डिस्क। तो ये हैं जिसमें प्रमुख हैं कॉम्पैक्ट डिस्क के प्रकार दिया हुआ है कि ये सीडी कितने प्रकार की होती हैं। तो सीडी है सीडी रोम, कॉम्पैक्ट डिस्क रोम। तो सीडी रोम के देख लेते हैं, ये है सीडी रोम, इसके बारे में देख लेते हैं क्या है सीडी रोम, कॉम्पैक्ट डिस्क रोम। तो यहाँ पे देख लेते हैं, सीडी रोम में भंडारित सूचना सामग्री को मात्र पढ़ा जा सकता है, उस पर कुछ लिखा या संशोधन नहीं किया जा सकता। सीडी रोम के उत्पादकों द्वारा सीडी रोम पर लिखने या रिकॉर्ड करने के लिए अत्यधिक तीव्र लेजर किरणों का प्रयोग किया जाता है। रिकॉर्ड किए गए डेटा को सीडी रोम ड्राइव के माध्यम से पढ़ा जा सकता है। सीडी रोम ड्राइव में सीडी रोम पढ़ने के लिए जिस लेजर आवृत्त का प्रयोग किया जाता है, उसकी तरंगदैर्घ्य 780 नैनोमीटर होती है। येलो बुक एक तकनीकी माध्यम है जो सीडी रोम के प्रारूप को परिभाषित करता है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सीडी रोम के प्रारूप को कौन परिभाषित करता है। तो येलो बुक एक तकनीकी मानक है, वही जो है सीडी रोम के प्रारूप को परिभाषित करता है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, ये है सीडी, जो सीडी का कैसेट जो हम लगाते हैं तो इसमें इसको केवल हम पढ़ सकते हैं, ना ही इसमें कुछ बाहरी चीज़ें एडिट कर ला सकते हैं, ना ही कुछ इसमें से ऐड कर सकते हैं, ना ही कुछ इसमें से डिलीट कर सकते हैं। जैसे इसमें से सीडी पहले लगाते थे, फिर मूवी वगैरह देखते थे, तो ये इस सीडी में जो रहता था उतना ही चीज़ें हम देख सकते थे, लेकिन हम अपने तरफ से इसमें नहीं ऐड कर सकते थे और ना ही इसमें से कुछ घटा सकते थे। तो एक बार जो इसमें चला गया फिर वही रहता था, और उसको मिटाने के लिए लेजर आवृत्त का प्रयोग किया जाता है, जहाँ से वो बनती है वहाँ पर ये किया जाता है। फिर उसके बाद ये देख लेते हैं, ये सीडी रोम है। और फिर उसके बाद और इसका यहाँ पे देख लेते हैं सीडी आर, ये सीडी रोम था, ये सीडी आर है, रिकॉर्डेबल होता है। जिस सीडी में डेटा को केवल एक बार राइट ये जा सके, मतलब लिखा जा सके, उन्हें CDR कहते हैं। इन्हें वर्म WORM राइट वंस रीड मैनी डिस्क भी कहते हैं। तो सीडी रोम होता है, उसमें केवल एक बार ही लिखा जा सकता है, तो वही है CDR हो गया। ये CDR रिकॉर्डेबल होता है, एक ही बार रिकॉर्ड किया जा सकता है, फिर उसके बाद इन्हें जो है मिटाया नहीं जा सकता है। तो ये है CDR। फिर उसके बाद जो है CDRW है। पहले था CD रोम, दूसरा है CDR है, फिर तीसरा है CDRW है। RW क्या है, R से रिकॉर्डेबल है, इसमें RW से रीराइटेबल है। तो यहाँ पे हम देखें कि रिकॉर्डेबल था, लेकिन इसे एक ही बार केवल रिकॉर्ड किया जा सकता था, लिखा जा सकता था, दूसरी बार इन्हें नहीं किया जा सकता था। और इसमें क्या देखें, ये है रीराइटेबल है। जिन CD रोम में डेटा को बार बार संग्रहित किया जाता है और मिटाया या डिलीट किया जा सके, उन्हें CDRW कहते हैं। तो CDRW ऐसा CD होता है जिन्हें बार बार संग्रहित किया जा सकता है, बार बार मिटाया जा सकता है। तो ये है रीराइटेबल होते हैं, और ये है रिकॉर्डेबल है, और ऊपर देखें हम रोम है, तो CD रोम वाला वो था। फिर यहाँ पे है DVD देख लेते हैं, जो इसका DVD भी एक, ये तो CD का कंप्लीट हो गया। CD के जो प्रकार हैं वो 3 तरह के थे, एक CD रोम था, एक CDR है, एक CDRW है। फिर उसके बाद हम DVD को देख लेते हैं। DVD भी क्या है, एक सेकेंडरी मेमोरी है। इस सेकेंडरी मेमोरी इसका फुल फॉर्म पूछता है DVD का, डिजिटल वर्सिटाइल, D से डिजिटल, वैसे वर्सिटाइल, D से डिस्क या डिजिटल वीडियो डिस्क। कभी कभी क्वेश्चन में आ जाएगा वर्सिटाइल
कभी डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क आ सकता है, कभी आ सकता है डिजिटल वीडियो डिस्क। तो इसमें से दोनों सही होंगे। अगर डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क है तो वो भी सही होगा, अगर डिजिटल वीडियो डिस्क है तो वो भी सही होगा। फिर डीवीडी एक ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस स्टोरेज है जो सीडी की तरह होती है, तो सीडी की तरह ये भी होती है डीवीडी। फिर आगे देखते हैं। यहाँ पर हम देख लेते हैं डीवीडी का, परंतु इसकी संग्रहण क्षमता स्टोरेज कैपेसिटी सिंगल लेयर एंड सिंगल साइडेड होती है। सीडी में लगभग 7 गुना तक होती है, सीडी से लगभग 7 गुना तक इसमें डीवीडी में इसकी क्षमता होती है, संग्रहण की क्षमता होती है, सीडी से 7 गुना तक होती है। डीवीडी की संग्रहण क्षमता 4.7 GB गीगाबाइट से 17 गीगाबाइट होती है। डीवीडी ड्राइव में डीवीडी को पढ़ने के लिए लाल रंग की लेजर किरण का उपयोग किया जाता है। इसे लेजर की तरंग दैर्घ्य 650, इस लेजर की तरंग दैर्घ्य 650 नैनोमीटर होती है। डीवीडी भी 2 प्रकार की होती है, तो ये है डीवीडी भी 2 प्रकार की होती हैं। अब इसे देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं डीवीडी, एक है डीवीडी आर, जैसे वहाँ पे था CDR, ऐसे डीवीडी आर है, और डीवीडी RW जैसे वहाँ पे था डीवीडी RW। तो यहाँ पे देखते हैं डीवीडी आर क्या है, इन पर केवल एक बार डाटा लिखा जा सकता है, तो ये है रिकॉर्डेबल है। तो DCR से रिकॉर्डेबल है और RW से री राइटेबल है। तो इन पर डेटा को बार बार संग्रहित किया जा सकता है या मिटाया जा सकता है, जैसे CD में अभी देखे हैं। तो डीवीडी आर है और डीवीडी RW है, तो ये रिकॉर्डेबल है और डीवीडी री राइटेबल है। तो इसमें केवल एक बार लिखा जा सकता है, इसमें बार बार लिखा भी जा सकता है और मिटाया भी जा सकता है। फिर आगे देखते हैं पेन ड्राइव। पेन ड्राइव भी क्या है, ये पेन ड्राइव एक सेकेंडरी मेमोरी है, और पेन ड्राइव के बारे में जान लेते हैं क्या है। ये है पेन ड्राइव, ये है पेन ड्राइव। पेन ड्राइव के बारे में जान लेते हैं क्या है। पेन ड्राइव को USB फ्लैश ड्राइव भी कहते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि USB, जैसे कभी कभी नाम लेते हैं, पेन ड्राइव को USB भी कहते हैं, तो USB भी कहते हैं, तो USB फ्लैश ड्राइव भी कहते हैं। पेन ड्राइव वर्तमान डेटा संग्रहण युक्तियों में सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है। तो पेन ड्राइव जो है वर्तमान डेटा संग्रह युक्ति में डाटा स्टोरेज में सबसे ज़्यादा लोकप्रिय इस समय पेन ड्राइव है। तो पेन ड्राइव है, और फिर उसके बाद इसकी संग्रहण क्षमता स्टोरेज कैपेसिटी काफ़ी अधिक होती है। वर्तमान में 8 TB तक डेटा को संग्रहण करने वाली पेन ड्राइव बाजार में उपलब्ध है। पेन ड्राइव में डेटा के भंडारण एवं उसे पढ़ने हेतु फ्लैश मेमोरी, एकीकृत USB, यूनिवर्सल। तो इसमें ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि USB का फुल फॉर्म पूछा जाता है। मैक्सिमम क्वेश्चन में अधिकतर अगर पूछा जाता है तो ये भी पूछा जाता है, पूछने का चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है। तो इसका फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल सर्विस बस। तो यूनिवर्सल सर्विस बस जो है USB फ्लैश ड्राइव किसे कहते हैं, पेन ड्राइव को कहते हैं। ये है पेन ड्राइव, ये है पेन ड्राइव, यहाँ पे लिखा हुआ है पेन ड्राइव, ये है पेन ड्राइव। इसमें इसकी जो संग्रहण क्षमता होती है वो ज़्यादा होती है। और यहाँ पे फिर उसके बाद आगे देख लेते हैं ब्लू रे डिस्क क्या है। यहाँ पर देख लेते हैं ब्लू रे डिस्क क्या है। ब्लू रे डिस्क एक ऑप्टिकल डिस्क है। तो ये पूछा जाता है कि ब्लू रे डिस्क भी एक जो है सेकेंडरी मेमोरी है, और जो ये डिस्क होती है ये ऑप्टिकल डिस्क होती है, जिसे डीवीडी का उन्नत संस्करण कहा जाता है। डीवीडी का उन्नत संस्करण क्या है, ब्लू रे डिस्क है। ब्लू रे डिस्क में ब्लू लेजर के रंग तथा रे ऑप्टिकल किरण को प्रदर्शित करता है। इसमें ब्लू लेजर का रंग है। ब्लू रे डिस्क क्यों नाम पड़ा, ये डीवीडी का उत्तम संस्करण है। ब्लू है, जो लेजर का कलर है वो ब्लू है, और रे क्या है, ऑप्टिकल किरण है। रे क्या है, ऑप्टिकल किरण को प्रदर्शित करता है। ब्लू रे डिस्क में जिस लेजर का प्रयोग ब्लू रे डिस्क को पढ़ने के लिए किया जाता है उसकी तरंगदैर्घ्य 405 नैनोमीटर होती है। ये है ब्लू रे डिस्क, ये है ब्लू रे डिस्क। फिर उसके बाद आगे देखते हैं ब्लू रे डिस्क भी 3 तरह के होते हैं, और उन्हें देख लेते हैं कौन कौन से हैं ब्लू रे डिस्क। ब्लू रे डिस्क निम्न 3 प्रारूपों में उपलब्ध होता है। एक ब्लू रे डिस्क रोम होता है, और एक ब्लू रे डिस्क आर, एक ब्लू रे डिस्क RE होता है। तो ब्लू रे डिस्क रोम और ब्लू रे डिस्क आर और ब्लू रे डिस्क RE होता है, RE होता है। ब्लू रे डिस्क 2 प्रकार की होती हैं। ये 3 प्रारूप हैं, 3 प्रारूपों में उपलब्ध होता है ब्लू रे डिस्क, एक रोम वाला, एक R वाला, एक RE वाला। अब ब्लू रे डिस्क 2 प्रकार की होती हैं, कौन कौन सी हैं, एक सिंगल लेयर की ब्लू रे डिस्क होती हैं, एक डबल लेयर की ब्लू रे डिस्क होती हैं। तो जो सिंगल लेयर की होती हैं इसमें 25 गीगाबाइट तक डेटा संग्रहित करने की क्षमता होती है, और जो डबल लेयर की होती हैं इसमें 50 गीगाबाइट तक संग्रहण तक डेटा स्टोर करने की क्षमता होती है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है
कि ब्लू रे डिस्क कितने प्रकार की होती है, तो 2 प्रकार की होती हैं, एक सिंगल लेयर होता है, एक डबल लेयर की होती है। तो जो सिंगल लेयर की होती है उनकी क्षमता कितनी होती है डेटा संग्रह करने की, तो 25 गीगाबाइट होती है, और डबल लेयर वाले में 50 गीगाबाइट की होती है, गीगाबाइट तक डेटा स्टोर करने की क्षमता होती है। वर्चुअल मेमोरी क्या है, वर्चुअल मेमोरी को देख लेते हैं। तो वर्चुअल मेमोरी को देख लेते हैं। अधिकांश आधुनिक कंप्यूटरों में रैम की क्षमता को विस्तारित करने की एक विधि का प्रयोग किया जाता है जिसे आभासी स्मृति या वर्चुअल मेमोरी के नाम से जाना जाता है। इस मेमोरी प्रबंधन तकनीकी में कंप्यूटर की भौतिक स्मृति फिजिकल मेमोरी में संग्रहित सूचना को हार्ड डिस्क की स्मृति में लाया जा सकता है। उदाहरण के लिए यदि किसी कंप्यूटर में 2 GB रैम तथा 1 GB रैम तथा 1 GB पेज फाइल उपलब्ध है, तो इसका अर्थ है कि कंप्यूटर की कुल उपलब्ध मेमोरी 3 GB है। अगर कंप्यूटर में 2 GB का रैम है और 1 GB का पेज फाइल है उपलब्ध है, तो इसका मतलब है कि कंप्यूटर की कुल मेमोरी कितनी है, 2 GB प्लस 1 GB इक्वल टू 3 GB। 2 GB का रैम हो गया, 1 GB का पेज फाइल हो गया, तो 3 GB का है कुल मेमोरी है उसकी। इस तकनीकी में रैम में संचित जिन पेजों की शीघ्र आवश्यकता होने की संभावना नहीं होती उन्हें हार्ड डिस्क पर डाल दिया जाता है। इस प्रकार ये पेज जो मेमोरी घेरे हुए हैं वह अन्य अनुप्रयोगों के लिए उपलब्ध हो जाते हैं, और जिनकी आवश्यकता नहीं होती उनको हार्ड डिस्क पर डाल दिया जाता है, और इस प्रकार ये पेज मेमोरी घेरे हुए होते हैं। घेरे हुए थे, जो ये पेज था वो मेमोरी घेरे हुआ था, और जो है इसको हार्ड डिस्क पर डाल दिया गया तो इनकी और फिर वो जगह बच गई, तो अब अन्य अनुप्रयोगों के लिए उपलब्ध हो जाते हैं। हार्ड डिस्क पर डाले गए पेजों की जब आवश्यकता पड़ती है तब उन्हें वास्तविक मेमोरी रैम में अन्य पेजों को हटाकर पुनः लोड कर लिया जाता है। फिर उसके बाद देख लेते हैं कैश मेमोरी क्या है, मध्यमा स्मृति या कैश मेमोरी क्या है। बहुधा कैश मेमोरी को देख लेते हैं। बहुधा माइक्रो प्रोसेसर तीव्र गति से कार्य करते हैं, जबकि मेमोरी का पठन व लेखन उतनी तीव्र गति से नहीं हो पाता। इस प्रकार माइक्रो प्रोसेसर की तीव्र गति का लाभ नहीं उठाया जा सकता, क्योंकि कंप्यूटर की प्रत्येक मेमोरी में मेमोरी का पठन अथवा लेखन अनिवार्य होता है। इस समस्या के निवारण हेतु माइक्रो प्रोसेसर तथा रैम के मध्य एक तीव्र स्मृति का उपयोग किया गया। तो यहाँ पे कैश मेमोरी में क्या है, माइक्रो प्रोसेसर और रैम। माइक्रो प्रोसेसर और रैम इंपॉर्टेंट है, कैश मेमोरी में माइक्रो प्रोसेसर और रैम इंपॉर्टेंट है कि मध्य एक तीव्र गति की स्मृति का उपयोग किया जाता है, जो संग्रहण क्षमता में मुख्य मेमोरी से छोटी तथा गति क्षमता में उससे अधिक होती है। इस स्मृति को कैश स्मृति कहा जाता है। चूंकि कैश स्मृति की पठन गति तीव्र होती है, अतः यह माइक्रो प्रोसेसर की गति के अनुसार उसे डेटा प्रदान करने में सक्षम होती है। इस कार्य के अतिरिक्त कैश मेमोरी को जो भी समय मिलता है उसमें ये रैम से डेटा प्राप्त करती हैं। इस प्रकार धीमी गति से कार्य करने वाली रैम का प्रभाव माइक्रो प्रोसेसर की गति पर नहीं पड़ता है एवं उसे अपनी आवश्यकता अनुसार डेटा उपलब्ध होता रहता है। फिर आगे देख लेते हैं इनपुट युक्तियाँ क्या हैं। जो कंप्यूटर के हमने भाग पढ़े थे उसमें तीसरा है इनपुट युक्तियाँ। इनपुट यूनिट कौन कौन से हैं, तो इनपुट यूनिट को देख लेते हैं। तो जिन यूनिट्स का प्रयोग डेटा और निर्देशों को कंप्यूटर में प्रविष्ट कराने के लिए किया जाता है, वे सभी युक्तियाँ आगम अथवा इनपुट युक्तियाँ कहलाती हैं। तो मतलब कि जो ऐसी जो कंप्यूटर में अगर हम किसी का डेटा या फिर निर्देशों को कंप्यूटर में प्रविष्ट कराना है, कंप्यूटर के अंदर डालना है, तो उसको डालने के लिए जिन युक्तियों का प्रयोग किया जाता है, जिन जो है डिवाइसेज का प्रयोग किया जाता है, वही होती हैं इनपुट युक्तियाँ कहलाती हैं। यह भी कहा जाता है कि मानवीय भाषा में प्रविष्ट किए जा रहे डेटा अथवा प्रोग्राम को समझने योग्य रूप में परिवर्तित करने के लिए प्रयोग की जाने वाली युक्तियों को इनपुट युक्तियाँ कहते हैं। यह युक्तियाँ अक्षरों, अंकों तथा अन्य विशिष्ट चिन्हों को बाइनरी डिजिट या 0-1 में परिवर्तित करके CPU के समझने योग्य बनाती हैं। तो जो ये इनपुट युक्तियाँ होती हैं वो क्या करती है, जो हम डेटा देते हैं या निर्देश देते हैं वो उनको जो है 0-1 में बाइनरी डिजिट 0-1 में परिवर्तित करके CPU के समझने योग्य बनाती हैं। CPU समझने के लिए क्या करता है, 0-1 को ही समझता है। तो ये जो डेटा और निर्देश हैं उनको बाइनरी डिजिट में कन्वर्ट कर देती हैं, जो ये युक्तियाँ हैं, और CPU को समझने योग्य बनाती हैं। कुछ प्रमुख युक्तियाँ इस प्रकार हैं, जैसे कीबोर्ड क्या है, इनपुट युक्ति है, माउस इनपुट है, स्कैनर इनपुट है। कीबोर्ड से हम डेटा और निर्देशों को कंप्यूटर में प्रविष्ट कराते हैं, माउस से प्रविष्ट कराते हैं, स्कैनर से प्रविष्ट कराते हैं, ट्रैक बॉल से प्रविष्ट कराते हैं, लाइट पेन से भी इनपुट युक्तियां हम कंप्यूटर में प्रविष्ट कराते हैं। तो ये है इनपुट युक्तियां हैं, कीबोर्ड इनपुट युक्ति हैं, और माउस इनपुट है, स्कैनर, ट्रैक बॉल, लाइट पेन, ये सभी इनपुट युक्तियाँ हैं। फिर इनपुट युक्तियों को किन श्रेणियों में, निम्न श्रेणियों में बांटा जा सकता है। पहला है ऑनलाइन इनपुट युक्तियाँ और दूसरा है सोर्स डेटा इनपुट युक्तियाँ हैं। तो
ऑनलाइन इनपुट युक्तियाँ क्या हैं और सोर्स डेटा इनपुट युक्तियाँ क्या हैं, ये दो तरह के श्रेणियों में बांटा गया है। तो ऑनलाइन को पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद सोर्स डेटा को पढ़ लेते हैं। ऑनलाइन इनपुट युक्तियाँ क्या हैं? यह वे युक्तियाँ हैं जिनसे हम कंप्यूटर प्रणाली में सीधे इनपुट प्रदान कर सकते हैं। यह युक्तियाँ कंप्यूटर प्रणाली से जुड़ी रहती हैं, जैसे माउस, कीबोर्ड, लाइट पेन, जॉयस्टिक ये हैं। तो जिनसे जो है वे युक्तियाँ जिससे हम कंप्यूटर में सीधे इनपुट प्राप्त कर सकते हैं, ये युक्तियाँ कंप्यूटर प्रणाली से जुड़ी रहती हैं। जैसे माउस है, ऑनलाइन इनपुट युक्ति है। कीबोर्ड हो गया, लाइट पेन हो गया, जॉयस्टिक हो गया, ये ऑनलाइन इनपुट युक्तियाँ हैं। सोर्स डेटा इनपुट युक्तियाँ कौन सी हैं? वे युक्तियां हैं जो किसी भी स्रोत या आंकड़े निर्देशों को पढ़ सकती हैं एवं प्रणाली में संचित कर लेती हैं। बाद में उस डेटा का आवश्यकता अनुसार गणना के लिए प्रयोग किया जा सकता है, जैसे पॉइंट ऑफ सेल, टर्मिनल, स्कैनर। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो टर्मिनल, पॉइंट ऑफ सेल, POS टर्मिनल है और स्कैनर है, ये कौन सी इनपुट युक्तियाँ हैं? सोर्स डेटा इनपुट युक्तियाँ। तो सोर्स डेटा इनपुट युक्तियाँ कौन सी हैं? पॉइंट ऑफ सेल, POS टर्मिनल और स्कैनर जो है शेष डेटा इनपुट युक्तियाँ हैं। जबकि माउस, कीबोर्ड, लाइट पेन, जॉयस्टिक कैसी हैं? ऑनलाइन इनपुट युक्तियाँ हैं। तो फिर उसके बाद हम एक कंप्यूटर का जो भाग है, चौथा भाग, इसकी कंप्यूटर की जो इनपुट युक्तियाँ हैं, जैसे कीबोर्ड को देख लेते हैं। कीबोर्ड क्या है? कंप्यूटर की इनपुट युक्ति है। तो इनपुट युक्ति जो है कंप्यूटर के कीबोर्ड के बारे में जान लेते हैं। कीबोर्ड मुख्य और सुगम ऑनलाइन इनपुट युक्ति है। कीबोर्ड एक टाइपराइटर के समान कुंजियों वाला उपकरण होता है। इसके माध्यम से टेक्स्ट, संख्या, चिन्ह आदि को कंप्यूटर में इनपुट किया जा सकता है। इसमें टेक्स्ट होता है और नंबर संख्या होता है, नंबर को डाला जाता है, सिंबल को डाला जाता है, आदि को कंप्यूटर में इनपुट किया जाता है। डेटा को 0-1 में बदलकर कीबोर्ड दो प्रकार से CPU में इनपुट कर सकता है। पहला श्रेणी क्रम में, दूसरा समानांतर क्रम में। तो यहाँ पे जो कीबोर्ड है वो डेटा जो को कितने तरह से CPU में इनपुट करता है? पहला श्रेणी क्रम में करता है और दूसरा समानांतर क्रम में करता है। अतः कीबोर्ड दो प्रकार में बांटे जा सकते हैं। इसलिए तो कीबोर्ड कैसे होते हैं? दो तरह के होते हैं। एक सीरियल कीबोर्ड होता है, एक पैरेलल कीबोर्ड होता है। इसीलिए कीबोर्ड किस तरह के होते हैं? दो तरह के होते हैं। एक सीरियल कीबोर्ड होता है, एक पैरेलल कीबोर्ड होता है। जो सीरियल कीबोर्ड होता है वो श्रेणी क्रम में डेटा को इनपुट करता है और जो पैरेलल कीबोर्ड होता है वो समानांतर क्रम में डेटा को इनपुट करता है। एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड में सामान्यतः कितनी कुंजियां होती हैं? 104 कुंजियां होती हैं। मल्टीमीडिया कीबोर्ड में इससे अधिक कुंजियां होती हैं। मल्टीमीडिया तो किस कीबोर्ड में जो है इस 104 कुंजियों से अधिक कुंजियां होती हैं? तो मल्टीमीडिया कीबोर्ड में 104 से अधिक होती हैं, जबकि स्टैंडर्ड कीबोर्ड में कितनी हो सकती हैं? 104 होती हैं। फिर उसके बाद आगे लेते हैं कीबोर्ड को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए एक विशेष पोर्ट होता है। आजकल बाजार में USB कीबोर्ड आ रहे हैं। तो कंप्यूटर से जोड़ने के लिए, कीबोर्ड और कंप्यूटर को एक दूसरे से जोड़ने के लिए जो एक विशेष पोर्ट होता है वो कौन सा होता है? USB होता है। USB कीबोर्ड भी आ रहे हैं जो कंप्यूटर के USB पोर्ट में लग जाते हैं। USB होता है यूनिवर्सल सीरियल बस होता है और फिर इसका फुल फॉर्म है। फिर उसके बाद यहाँ पे देख लेते हैं, कंप्यूटर के USB पोर्ट में लग जाते हैं। कीबोर्ड की सभी कुंजियों को हम 4 भागों में, 4 श्रेणियों में बांट सकते हैं। जो कीबोर्ड में 104 कुंजियाँ हैं या फिर उससे अधिक हैं, स्टैंडर्ड कीबोर्ड है तो 104 है, मल्टीमीडिया कीबोर्ड है तो 104 से अधिक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि इसी 104 कीबोर्ड है या फिर इससे अधिक है, इनको जो है 4 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। पहला है ये है कि ये कुछ इसमें पहला फंक्शन कुंजी होती हैं, फंक्शन कीज होती हैं, अल्फा न्यूमेरिक की होती हैं और फिर न्यूमेरिक की होती हैं और तीसरा है और चौथा है स्पेशल की होती हैं, विशिष्ट उद्देशीय कुंजियाँ होती हैं। तो एक फंक्शन की होती हैं और दूसरा है अल्फा न्यूमेरिक की होती हैं, तीसरा है न्यूमेरिक की होती हैं और चौथा है स्पेशल की या विशिष्ट उद्देशीय कुंजियाँ होती हैं। तो फंक्शन की के बारे में पहले जान लेते हैं। फंक्शन की क्या है? यह कीबोर्ड में सबसे ऊपर होती है। इनकी संख्या 12 होती है, F1 से लेकर के F12 तक, और इसका कार्य अलग अलग प्रोग्रामों में अलग अलग होता है। तो फंक्शन की में कौन सा होगा? तो जो ऊपर कीबोर्ड में हम देखते हैं F1 से लेकर के F12 तक का होगा फंक्शन की। तो फंक्शन की कौन कौन से होंगे? F1 से लेकर के F12 तक होंगे। अल्फा न्यूमेरिक की कौन से होंगे? तो अल्फा न्यूमेरिक कुंजियाँ हैं, अल्फा न्यूमेरिक की हैं। यह कीबोर्ड के मध्य का हिस्सा होता है। इसके माध्यम से अल्फ़ाबेट एवं न्यूमेरिक नंबर के साथ विशेष चिन्हों को कंप्यूटर में इनपुट किया जाता है, जैसे A to Z तक हो गए और A to Z कैपिटल लेटर हो गया, A to Z स्मॉल लेटर हो गया, 0 से 9 हो गए और फिर उसके बाद ये सिंबल जैसे हो गया, ये एक्सक्लेमेटरी का जो चिन्ह हो गया, #, डॉलर, %, एंड, स्टार, फिर उसके बाद कोष्टक, ये जो है कैसी है? अल्फ़ा न्यूमेरिक कुंजियाँ। इसमें
इसमें अल्फ़ाबेट भी है और न्यूमेरिक भी है। तो अल्फ़ा न्यूमेरिक तो यहाँ पे देखिए फंक्शन कुंजियों में कौन सी F1 से लेकर F12 तक ये सबसे ऊपर होती हैं। फिर बीच में कौन सी होती है, अल्फ़ा न्यूमेरिक कुंजियाँ होती हैं, ए से लेकर के कैपिटल लेटर में ए से लेकर के जेड तक, फिर A to Z तक स्मॉल लेटर, वह भी 0 से 9 तक होती हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे देख लेते हैं अल्फ़ा न्यूमेरिक कुंजियाँ या कीबोर्ड के मध्य हिस्सा होता है के मध्य का हिस्सा होता है। इसके माध्यम से अल्फ़ाबेट एवं न्यूमेरिक नंबर के विशेष चिन्हों को कंप्यूटर में इनपुट किया जा सकता है। जैसे A to Z तक की कैपिटल लेटर हुए हैं, to Z स्मॉल लेटर उसी बना रहता है, और 0 से 9 तक के अंक हो गए, 0 से लेकर के 9 तक के अंक हो गए, और फिर उसके बाद ये साइन हो गए, कॉमा हो गए, फिर एक्सक्लेमेटरी चिन्ह हो गया, फिर @ हो गया, हैशटैग हो गया, डॉलर हो गया, परसेंटेज हो गया, एंड हो गया, स्टार हो गया, और कोष्ठक आदि। ये सब है क्या है, अल्फ़ा न्यूमेरिक कुंजियाँ हैं। तो फिर उसके बाद हम आगे तीसरी कुंजी देख लेते हैं, न्यूमेरिक कुंजियों को देख लेते हैं। न्यूमेरिक की और स्पेशल की को देख लेते हैं। न्यूमेरिक कुंजियाँ क्या है, न्यूमेरिक कुंजियों को देख लेते हैं। यह कीबोर्ड के दाएं तरफ होती हैं, मतलब कि जो राइट साइड में होती हैं। इनमें कुल 17 कुंजियाँ होती हैं। तो न्यूमेरिक कुंजियाँ कितनी होती हैं, 17 होती हैं। यदि न्यूमेरिक की ऑन होती है तो नंबर इनपुट होते हैं, और यदि ये बंद होती हैं तो एरो की जैसे काम करती हैं। तो अगर न्यूमेरिक की ऑन होती हैं तो ये नंबर इससे इनपुट होते हैं, अगर ये बंद होती हैं तो ये एरो की जैसे काम करती हैं। और फिर उसके बाद स्पेशल कुंजियों को देख लेते हैं। स्पेशल कुंजी को यहाँ पे देख लीजिए, न्यूमेरिक की है, यहाँ पे न्यूमेरिक की है, ये है न्यूमेरिक की है, और ये जो बीच वाला है, मिड वाला है, ये है पूरा ये अल्फ़ा न्यूमेरिक की, और जो ऊपर F1 से लेकर के F12 तक है, ये है पूरा फंक्शन की। और स्पेशल कुंजियों को देखते हैं, इनकी संख्या कीबोर्ड में कम होती है, और ये कंप्यूटर के विशिष्ट कार्यों के लिए प्रयोग की जाती हैं। जैसे स्क्रीन, प्रिंट स्क्रीन कहाँ पे लिखा हुआ, प्रिंट स्क्रीन वाली जो कुंजी होगी वो होगी, और फिर स्क्रोल लॉक वाली होगी, स्क्रोल लॉक वाली, पॉज ब्रेक का होगा, होम का होगा, एंड का होगा। तो फिर यहाँ पे देख लेते हैं कि कौन कौन सी यहाँ पे कुंजियाँ हैं। यहाँ पे हम देख लेते हैं, ये है कीबोर्ड के सारे कीज़ को हम एक बार अच्छे से पढ़ लेते हैं। यहाँ से देखिए F1 से लेकर के F12 तक की कुंजियाँ कैसी हैं, F1 से लेकर के F12 तक की फंक्शन कुंजियाँ हैं। यहाँ पे स्केप है, ESC स्केप है, और ये फंक्शन है, फंक्शन कीज है वो स्केप ESC, ये स्केप है। और F1 से लेकर के F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9, F10, F11, F12, ये कैसी कुंजियाँ हैं, ये फंक्शन कुंजियाँ हैं। फिर यहाँ पे देख लेते हैं प्रिंट स्क्रीन, यहाँ पर लिखा हुआ जो यहाँ पे हम पढ़े हैं, प्रिंट स्क्रीन स्पेशल कुंजी है, ये प्रिंट स्क्रीन है यहाँ पे। और फिर यहाँ पे ये है स्क्रॉल का है, ये इतना है, स्क्रॉल का है 1 2 3 4, ये स्क्रॉल वाला है। तो यहाँ पे स्क्रॉल लॉक वाला है, तो ये स्क्रॉल लॉक वाली भी कैसी कुंजियाँ हैं, स्पेशल कुंजियाँ हैं। जैसे प्रिंट स्क्रीन हो गया, स्क्रॉल लॉक हो गया। और फिर इंडिकेटर यहाँ पे है, ये है इंडिकेटर है, और ये क्या है, ये है न्यूमेरिक पैड है। यहाँ पे जैसे 1 2 3 4, फिर इन सब के लिए जैसे यहाँ पे न्यूमेरिक की को देखें तो यही है न्यूमेरिक की। कुल 17 कुंजियाँ होती हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, ये 17 कुंजियाँ कैसी हैं, न्यूमेरिक पैड है। तो यहाँ 17 कुंजियाँ न्यूमेरिक की हैं। और फिर उसके बाद यहाँ देख लेते हैं, ये हैं एरोज, एरो बने हुए हैं, ये ऊपर साइड का, ये नीचे साइड का, ये रोटेट करने के लिए। तो ये ऊपर साइड है, ये लेफ्ट होगा, फिर ये राइट होगा, फिर ये डाउन होगा। तो ये हैं एरोज हैं। और फिर उसके बाद शिफ्ट देख लेते हैं, यहाँ पर ये है शिफ्ट, ये वाला शिफ्ट का बटन है, यहाँ पे शिफ्ट का बटन है। और फिर उसके बाद यहाँ पे कंट्रोल का है, ये CTRL है, कंट्रोल का है। और ये है मेनू का है, ये है मेनू का है, ये कंट्रोल का है, ये मेनू का है। और फिर उसके बाद ये विंडो का है, ये विंडो का है। और ये अल्ट का है, ALT अल्ट है, ALT अल्ट है। ये कंट्रोल है। और फिर उसके बाद ये मेनू है, और ये विंडो का है, ये अल्ट का है। फिर उसके बाद ये है स्पेस बार, जो बड़ा वाला होता है, स्पेस करते हैं, इसमें जगह बनाते हैं, तो ये है स्पेस बार। फिर ये है अल्ट का, अल्ट यहाँ पर भी है और अल्ट यहाँ पर भी है। तो स्पेस बार के दोनों तरफ अल्ट है। फिर उसके बाद विंडो है, यहाँ पे विंडो था, यहाँ पे भी विंडो, दो तरफ विंडो हो गए। और फिर यहाँ पे कंट्रोल है, और यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग कंट्रोल है, ये वाला CTRL है यहाँ पे, तो ये है कंट्रोल। और फिर उसके बाद यहाँ पे शिफ्ट है, ये शिफ्ट का की है, शिफ्ट इधर भी है, शिफ्ट यहाँ भी है, तो ये शिफ्ट का की है। और फिर उसके बाद यहाँ पे है कैपिटल्स लॉक है,
कैपिटल्स लॉक है, यहाँ पे कैपिटल्स लॉक है, यहाँ पे टैब है, यहाँ पे टैब है। और ये जो हम बीच में ये वाला एरिया देख रहे हैं, ये था अल्फ़ा न्यूमेरिक कुंजियाँ हैं, जहाँ पे ABCD पूरा लिखा हुआ ABCD, और फिर उसके बाद न्यूमेरिक है यहाँ पे कामा, ये सिंबल जो बने हुए हैं, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है। तो ये है पूरा कीबोर्ड का हम देख लिए कि फंक्शन कुंजियाँ हो गई, अल्फ़ा न्यूमेरिक कुंजियाँ होंगी, फंक्शन कुंजियाँ होंगी, अल्फ़ा न्यूमेरिक कुंजियाँ हो गई, न्यूमेरिक कुंजियाँ हो गई, और स्पेशल कुंजियाँ जो यहाँ पे हैं, तो जैसे शिफ्ट कंट्रोल, ये सब स्क्रॉल, प्रिंट स्क्रीन, ये हैं स्पेशल कुंजियाँ हैं। फिर उसके बाद आगे हम देख लेते हैं माउस के बारे में। माउस के बारे में देख लेते हैं। यह एक ऑनलाइन इनपुट युक्ति है। इसमें आमतौर पर माउस क्या है, माउस एक इनपुट युक्ति है, इनपुट है, इनपुट यूनिट है, इनपुट यूनिट माउस है, और इसके बारे में देख लेते हैं। यह एक ऑनलाइन इनपुट युक्ति है जिसमें आमतौर पर 3 बटन होते हैं। ये इनपुट वाला कौन सा इनपुट है, ये ऑनलाइन इनपुट है। और फिर जिसमें आमतौर पर 3 बटन होते हैं। तो माउस में कितने बटन होते हैं, 3 बटन होते हैं। एक लेफ्ट बटन, एक राइट बटन, और एक मिडिल व्हील होता है जो बीच में ऐसे स्क्रॉल होता करते हैं। तो यह माउस कई प्रकार के होते हैं, जैसे भौतिक माउस होते हैं, ऑप्टिकल होता है, लेजर माउस होता है। और तो माउस कैसे होते हैं, ऑप्टिकल माउस होते हैं, भौतिक माउस, लेजर माउस होते हैं। भौतिक माउस बॉल की गति के सिद्धांत पर कार्य करता है। जो भौतिक वाले होते हैं तो वो बॉल की गति नीचे ऐसे बॉल रहता है, उसको ऐसे इधर उधर करते हैं तो ऐसे ही एरो ऊपर नीचे होता रहता है, आगे ऊपर नीचे ऐसे होता रहता है। तो ऑप्टिकल या लेजर माउस सिग्नलों के आधार पर काटते हैं। लेकिन जो ये भौतिक माउस होता है उसमें तार वगैरह लगे होते हैं, और ये जाके कनेक्ट होते हैं कंप्यूटर से, कीबोर्ड से, कंप्यूटर से जो कंप्यूटर है उससे जो है कनेक्ट होते हैं। लेकिन जो ऑप्टिकल और लेजर माउस होते हैं इनमें तार वगैरह नहीं लगे रहते हैं। ये ऑप्टिकल और लेजर माउस में सिग्नल के आधार पर ये काम करते हैं। तो ऑप्टिकल लेजर सिग्नल के आधार पर काम करते हैं। जो भौतिक माउस है इसमें बॉल लगा होता है और इसमें तार वगैरह लगे होते हैं। फिर यहाँ पे देख लेते हैं इसके अतिरिक्त कार्डलेस माउस होता है, भी बाजार में उपलब्ध है। यह माउस फ्रिक्वेंसी के आधार पर कार्य करता है। इसमें ट्रांसमीटर व रिसीवर होते हैं जो कि इलेक्ट्रिक सिग्नल और के रूप में माउस की गति तथा क्लिक करने की सूचना को भेजते हैं। तो यहाँ पे एक और माउस देख लेते हैं, कार्डलेस माउस हो गया। कार्डलेस माउस फ्रीक्वेंसी के आधार पर काम करता है। तो यहाँ पे हम देखें कि माउस के 3 बटन होते हैं, लेफ्ट, राइट और एक मिडिल व्हील होता है। और फिर माउस कितने प्रकार के होते हैं, भौतिक माउस होता है जिसमें तार होता है, और फिर उसके बाद एक बॉल भी होता है। ऑप्टिकल लेजर में ये जो है सिग्नल के आधार पर, प्रकाश सिग्नल के आधार पर काम करते हैं ऑप्टिकल और लेजर। लेकिन ऑप्टिकल लेजर प्रकाश सिग्नल के आधार पर काम करते हैं। और कार्डलेस माउस जो है फ्रीक्वेंसी के आधार पर काम करता है। फिर उसके बाद आगे देख लेते हैं स्कैनर। स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है। इसके द्वारा स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है। तो यहाँ पे हम देखें कि वहाँ पे आप इसे पढ़े ही हैं। तो स्कैनर कैसा इनपुट डिवाइस है, स्कैनर सोर्स डेटा, यहाँ पे लिखे थे ना 2 तरह के स्कैनर, 2 तरह के इनपुट डिवाइस हैं, ऑनलाइन इनपुट युक्तियाँ, एक सोर्स डेटा इनपुट युक्तियाँ। तो सोर्स डेटा में कौन आएगा, स्कैनर आएंगे। सोर्स डेटा इनपुट युक्तियाँ हैं ये। तो स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है। इसके द्वारा किसी पृष्ठ पर बनी गई आकृति या लिखित सूचना को कंप्यूटर में सीधे इनपुट किया जाता है। इसके माध्यम से हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में परिवर्तित किया जा सकता है। तो हार्ड कॉपी मतलब कि जब जाते हैं फोटोकॉपी कराने के लिए तो वही वहाँ जो स्कैनर लगा होता है वही स्कैनर है। सॉफ्ट कॉपी में परिवर्तित किया जाता है। स्कैनर का सबसे बड़ा भाग, जैसे हम अपने रिजल्ट वगैरह को स्कैन कराते हैं तो उस हार्ड कॉपी तो हमारा रिजल्ट रहता है, लेकिन उसको जब स्कैनर में स्कैन कराते हैं तो कंप्यूटर में जो सॉफ्ट कॉपी जाती है तो वही है, सॉफ्ट कॉपी में परिवर्तित किया जा सकता है। स्कैनर का सबसे बड़ा लाभ यह है कि इसमें प्रयोक्ता सूचना को, डेटा को टाइप करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो सीधे स्कैन करके जो रिजल्ट, जब कोई अपना एग्ज़ाम वगैरह के जो फॉर्म भरने जाते हैं तो फिर स्कैनर के प्रयोग से हम क्या करते हैं, हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करके वहाँ पे सूचनाओं को और डेटा को टाइप करने की आवश्यकता नहीं होती है, और वैसे ही वहाँ पे भेज दिया जाता है कि हमारा ये सर्टिफिकेट लग गया है। तो फिर उसके बाद देख लेते हैं यहाँ पे मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन क्या है। तो मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन क्या है, इसका प्रयोग MICR पूछता है क्या होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। तो इसका प्रयोग बैंकिंग में चेक जांचने के लिए, चेक जांचने में किया जाता है। MICR तकनीकी में चेक पर विशेष चुंबकीय स्याही मैग्नेटिक इंक द्वारा कैरेक्टर छापे जाते हैं। तो जो यहाँ पे
जो MICR तकनीकी होती है वो क्या होता है कि जो चेक होते हैं उस पर जो विशेष चुंबकीय स्याही द्वारा जो चुंबकीय स्याही होती है मैग्नेटिक इंक द्वारा कैरेक्टर छापे जाते हैं, उसके जो कैरेक्टर होते हैं वो छापे जाते हैं, जिसे MICR रीडर की सहायता से पढ़ा जाता है। तो यह मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, तो MICR क्या तकनीकी क्या है, तो बैंकिंग में जो है चेक जांचने के लिए किया जाता है। वो जो चुंबकीय स्याही होता है उसी के द्वारा वो कैरेक्टर छापे जाते हैं, और चुंबकीय स्याही को कौन पढ़ता है, MICR रीडर की सहायता से पढ़ा जाता है। तो ये है MICR रीडर जो चेक को पढ़ता है कि ये चेक सही है या नहीं, और जो चेक में जो चुंबकीय स्याही से लिखा हुआ होता है उसी को MICR रीड करता है, पढ़ता है। तो फिर यहाँ पे देख लेते हैं ऑप्टिकल मार्क रीडर। ऑप्टिकल मार्क रीडर OMR क्या है, ऑप्टिकल मार्क रीडर है। ये पूछता है कि ऑप्टिकल मार्क रीडर O का फुल फॉर्म बताइए, OMR का फुल फॉर्म, तो O से ऑप्टिकल, M से मार्क और R से रीडर। तो यहाँ पे देख लेते हैं यह स्कैनर, ये स्कैनर का है। स्कैनर के प्रकारों में है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन है, MICR है, और फिर इसके बाद ऑप्टिकल मार्क रीडर है। तो यह स्कैनर OMR शीट पर पेंसिल व पेन के चिन्हों की उपस्थिति तथा अनुपस्थिति को जांचता है। तो ये स्कैनर ऑप्टिकल मार्क रीडर क्या करता है कि जो पेंसिल और शीट OMR शीट जैसे होता नहीं कि हम लोग का एग्जाम देते हैं तो हमें जो OMR शीट होता है तो वो किस चीज़ से, तो वहाँ पे जो पेन और पेंसिल से चिन्ह हम वहाँ पे बनाए जाते हैं, जैसे गोला भरते हैं, तो उसकी उपस्थिति अनुपस्थिति को जांचता है। आजकल इसका प्रयोग प्रतिरोध यहाँ पे लिखा भी हुआ है, प्रतियोगी परीक्षाओं की आंसर शीट जांचने में किया जाता है। तो आंसर शीट यहाँ पे देखिए, आंसर शीट यहाँ पे बना हुआ है। तो आंसर शीट किस में जांचा जाता है, OMR स्कैनर में जांचा जाता है। तो ऑप्टिकल मार्क रीडर में OMR शीट जो है जांची जाती है। तो ये क्वेश्चन पूछता है कि हमारी OMR शीट किससे जांची जाती है, किस स्कैनर से, तो OMR से जानी जाती है। तो ऑप्टिकल मार्क रीडर से जांची जाती है, OMR स्कैनर से। तो ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन एक है, इसको देख लेते हैं। ये मार्क रीडर था और वो इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन था, ये मार्क रीडर है। और ऊपर वाला मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन है, और ये है मार्क रीडर है। और यहाँ पे हम कैरेक्टर रिकॉग्निशन देखते हैं, आर्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन ऑप्टिकल OCR, ये OMR है, वो पहला MICR है, दूसरा OMR है, तीसरा है OCR। ये OMR है, ये OCR, M की जगह C हो गया, तो इसी से कैरेक्टर हो गया, इसमें M से मार्क हो गया। तो ये मार्क जांचता है और ये क्या है, कैरेक्टर जांचता है। तो यहाँ पे देखते हैं ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन द्वारा टाइपराइटर हाथ से लिखे लेख क्रेडिट कार्ड के कैरेक्टर पढ़े जाते हैं। जो हमारे ATM कार्ड, क्रेडिट कार्ड के जो कैरेक्टर होते हैं उनको पढ़े जाते हैं। टाइपराइटर हाथ से लिखे गए लेख को पढ़ा जाता है। तो ये कैरेक्टर लिखा हुआ है तो कैरेक्टर पढ़ता है। OCR के फॉन्ट कंप्यूटर में स्टोर यहाँ पे है, जिन्हें OCR स्टैंडर्ड कहते हैं। यह एक आधुनिक मशीन है जो टेक्स्ट को स्कैन करती है, और इसका प्रयोग किताबों को कंप्यूटर में स्टोर करने के लिए किया जाता है। तो किताबों को कंप्यूटर में स्टोर करना हो तो जैसे ये OCR है, ये OCR है, ये क्या करता है, ऐसे इसके ऊपर से, जैसे मान लीजिए इसी को स्टोर करना है, इसी के ऊपर से ऐसे चला देंगे, ऐसे 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 चलाएंगे तो ये चीज़ें इसमें क्या हो जाएंगी, स्टोर हो जाएंगी, जो यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ये है OCR। फिर उसके बाद जॉयस्टिक को देख लेते हैं, क्या है, जॉयस्टिक को देख लेते हैं। जॉयस्टिक क्या है, जॉयस्टिक को देख लें। इसका प्रयोग कंप्यूटर में गेम्स खेलने के लिए किया जाता है। जॉयस्टिक के माध्यम से स्क्रीन पर उपस्थित आकृति को आसानी से हिलाया डुलाया जा सकता है। इसके माध्यम से गेम्स खेलना अत्यंत सुविधाजनक होता है। तो ये है जॉयस्टिक, जैसे आसानी से हिलाया डुलाया जा सकता है, आकृति को आसानी से हिलाया जा। जॉयस्टिक एक तरह से आप समझ सकते हैं जैसे कार वगैरह में देखते नहीं है कि जहाँ पे वो ड्राइवर बैठे रहते हैं उसके बगल में ये जॉयस्टिक उसी तरह से जैसे हिलाते हिलाते डुलाते हैं, तो फिर वैसे ही जो हमारी कार होती है वो कैसे होती है, हिलती डुलती रहती है। तो यही है जॉयस्टिक, उसी तरह का जॉयस्टिक होता है यह जॉयस्टिक। फिर उसके बाद ट्रैक बॉल को यहाँ पे लिखा भी हुआ है, इसका प्रयोग कंप्यूटर में गेम्स खेलने के लिए किया जाता है। जो गेम्स खेलते हैं तो ऐसे ऐसे हिलाते हैं। फिर जॉयस्टिक के माध्यम से स्क्रीन पर जो उपस्थित आकृति को आसानी से हिलाया डुलाया जा सकता है। जैसे कार रेस खेल रहे हैं तो वहाँ पे जॉयस्टिक का प्रयोग किया जाता है। इसके माध्यम से गेम्स खेलना अत्यंत सुविधाजनक हो जाता है। यहाँ पे होगा जॉयस्टिक। फिर उसके बाद देख लेते हैं ट्रैक बॉल क्या है। ट्रैक बॉल, ये है ट्रैक बॉल, ये है ट्रैक बॉल। ट्रैक बॉल एक पॉइंटर डिवाइस है। यह लैपटॉप में माउस का कार्य करती है। लैपटॉप में माउस का कार्य कौन करता है, ट्रैक बॉल करती है। इसके द्वारा गेम्स भी खेले जाते हैं। इसमें केवल बॉल को घुमाना पड़ता है, पूरी डिवाइस को नहीं। इसमें केवल बॉल को ही ऐसे रहता है, इसमें ये बॉल है, इसको घुमाना रहता है, माउस की जगह पे ये काम करता है। तो माउस का कार्य करती है ये ट्रैक बॉल। तो यहाँ पे देखिए ये कंप्यूटर है और यहाँ पे लैपटॉप है, ये लैपटॉप से ये लगा हुआ है। तो ट्रैक बॉल किससे लगा हुआ है, लैपटॉप से। तो ये लैपटॉप में माउस का कार्य
करती है। तो किस में काम करती है ये माउस का? लैपटॉप में करती थी। यहाँ पे लैपटॉप रखा हुआ है, ये माउस की तरह काम कर रहा है ट्रैक बॉल। यहाँ पे बॉल है, उसी को बॉल को हिलाया डुलाया जाता है, तो इसी से होता है पूरी वहाँ पे एरो हिलती जुलती है। तो हम पूरी डिवाइस को नहीं हिला, जैसे माउस में हम पूरी डिवाइस को हिलाते हैं, माउस को इधर उधर हिलाते हैं, लेकिन ट्रैक बॉल में केवल जो यहाँ पे बाल रखा हुआ, वही बाल जो लगा हुआ, बाल मतलब जो गेंद टाइप में ऐसे छोटा सा है लगा हुआ, उसी को हिलाते डुलाते हैं। फिर उसके बाद देख लेते हैं लाइट पेन क्या है। लाइट पेन को देख लेते हैं क्या। लाइट पेन भी एक पॉइंटर डिवाइस है। इसका प्रयोग कंप्यूटर स्क्रीन पर आकृति व चित्र निर्माण के लिए होता है। कंप्यूटर डिजाइनर इसका प्रयोग कैड CAD कंप्यूटर एडेड डिजाइन में कार्य में करते हैं। तो ये है लाइट पेन, और जो है पॉइंटर डिवाइस होता है एक। तो यहाँ लाइट पेन देख लीजिए, ये है लाइट पेन स्क्रीन पर आकृति व चित्र, जैसे अभी प्रेजेंट टाइम में जब पढ़ाया वगैरह जाता है तो यहाँ पे डिजिटल बोर्ड पर जो पेन होता है लगाया जाता है, डिजिटल बोर्ड होता है, उस पर जो है कंप्यूटर स्क्रीन पर चित्र आकृति व चित्र निर्माण के लिए होता है। कंप्यूटर डिजाइनर इसका प्रयोग कैड कंप्यूटर एडेड डिजाइन के कार्यों में करते हैं। तो ये है लाइट पेन। बारकोड रीडर इसका प्रयोग किसी उत्पाद प्रोडक्ट के ऊपर छापे हुए बोर्ड बारकोड को पढ़ने के लिए किया जाता है। इसमें बारकोड को पढ़ने के लिए लेजर बीम का प्रयोग किया जाता है। ये है बारकोड रीडर है, इसको इस पे लगाते हैं तो ये रीड कर लेता है कि इसमें जो इंफॉर्मेशन होती है उनको समझ लेता है। फिर ये बारकोड है, ये बारकोड रीडर है। फिर आउटपुट यूनिट को देख लेते हैं क्या है। आउटपुट युक्तियाँ यूनिट या निर्गमन उपकरण से तात्पर्य ऐसे उपकरणों से होता है जो किसी संगणना के परिणामों को प्रयोक्ता तक पहुंचाते हैं। ये परिणाम दृश्य प्रदर्शन इकाई द्वारा दिखलाए जा सकते हैं, प्रिंटर द्वारा मुद्रित कराए जा सकते हैं, चुंबकीय माध्यमों पर संग्रहित किए जा सकते हैं, अथवा अन्य विधि द्वारा यह निर्गम प्राप्त किए जा सकते हैं। निर्गम युक्तियाँ दो प्रकार की होती हैं, पहला है हार्ड कॉपी, दूसरा है सॉफ्ट कॉपी। तो हार्ड कॉपी युक्तियाँ, सॉफ्ट कॉपी। तो आउटपुट युक्तियाँ किस तरह की होती हैं? एक हार्ड कॉपी होती है, एक सॉफ्ट कॉपी होती है। तो हार्ड कॉपी क्या है? यह वे युक्तियाँ हैं जिनमें हम कागज पर आउटपुट प्राप्त कर सकते हैं, जैसे प्रिंटर प्लॉटर क्या है? हार्ड कॉपी युक्तियाँ हैं। तो हार्ड कॉपी कौन सा है? प्रिंटर प्लॉटर हार्ड कॉपी युक्तियाँ हैं। और सॉफ्ट कॉपी युक्तियाँ वे युक्तियाँ जिनसे हम कंप्यूटर प्लॉट पर अस्थायी रूप से आउटपुट प्राप्त करते हैं, जैसे मॉनिटर LCD। तो मॉनिटर और LCD क्या है? सॉफ्ट कॉपी है। मॉनिटर LCD क्या है? सॉफ्ट कॉपी है। मॉनिटर और LCD क्या है? सॉफ्ट कॉपी है। और हार्ड कॉपी कौन सी है? प्रिंटर प्लॉटर हार्ड कॉपी है। प्रिंटर प्लॉटर हार्ड कॉपी है। मॉनिटर और LCD सॉफ्ट कॉपी है। मॉनिटर LCD सॉफ्ट कॉपी है। प्रिंटर प्लॉटर हार्ड कॉपी है। मॉनिटर LCD सॉफ्ट कॉपी है। तो ये आउटपुट यूनिट का देख लेते हैं। फिर इसके आगे देखते हैं मॉनिटर को देख लेते हैं। ये आउटपुट यूनिट मॉनिटर है। इसे विजुअल डिस्प्ले यूनिट, विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी कहते हैं। आउटपुट को अपनी स्क्रीन पर सॉफ्ट कॉपी के रूप में प्रदर्शित करता है। मॉनिटर पर प्रदर्शित चित्र हजारों छोटे रंगीन डॉट से मिलकर बने होते हैं, जिन्हें पिक्सल कहते हैं। मॉनिटर दो प्रकार के होते हैं। तो मॉनिटर पे जो चित्र होते हैं वो कैसे बने होते हैं? हजारों छोटे छोटे रंगीन डॉट से मिलकर बने होते हैं, जिन्हें पिक्सल कहते हैं। मॉनिटर दो प्रकार के होते हैं। मॉनिटर दो प्रकार के होते हैं। पहला है CRT कैथोड रे ट्यूब। मॉनिटर दो प्रकार के होते हैं। पहला है CRT कैथोड रे ट्यूब, दूसरा है LCD लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। तो मॉनिटर दो प्रकार के होते हैं, एक CRT होता है और एक LCD होता है। जो CRT होता है इसका फुल फॉर्म क्या है? कैथोड रे ट्यूब। एक मॉनिटर दो तरह के होते हैं, एक CRT है और एक LCD है। CRT मॉनिटर और LCD मॉनिटर। जो CRT का फुल फॉर्म है कैथोड रे ट्यूब, और LCD का है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। कैथोड रे ट्यूब, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। तो CRT मॉनिटर और LCD मॉनिटर। फिर उसके बाद देख लेते हैं CRT कैथोड रे ट्यूब वाला जो मॉनिटर है उसको देख लेते हैं। कैथोड रे ट्यूब वाला CRT मॉनिटर उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि क्या है। इसमें एक इलेक्ट्रॉन गन भी होते हैं। तो यहाँ पे इसमें इलेक्ट्रॉन गन होता है जो कि इलेक्ट्रॉन को स्क्रीन के अंदर की तरफ फॉस्फर की कोटिंग पर फायर करती है, जिससे फॉस्फर में चमक आती है। फॉस्फोरस होगा।
यहाँ पे देखो फास्फर फास्फर की में चमक आती है और स्क्रीन पर विभिन्न रंग प्रदर्शित करते हैं। तो ये है कैथोड रे ट्यूब। यहाँ पे पिक्चर ट्यूब है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गन है, यहाँ पे कलर सिग्नल्स हैं, यहाँ पे ऐसे डाले जा रहे हैं। फिर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गन है। इलेक्ट्रॉन गन होती है जो इलेक्ट्रॉन्स को स्क्रीन के अंदर, जो इलेक्ट्रॉन को स्क्रीन के अंदर डाल रही हैं। इलेक्ट्रॉन बीम्स हैं, यहाँ से इलेक्ट्रॉन गन से इलेक्ट्रॉन बीम्स आ रही हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे ये स्क्रीन है, तो ये स्क्रीन पर क्या करती है, फास्फर होती है, ये फास्फर की स्क्रीन होती है, इस पर लगी रहती है, की कोटिंग होती है यहाँ पे। इन्हीं कोटिंग पर ये फायर करती हैं और फास्फर में चमक आती है और स्क्रीन पर विभिन्न रंग दिखाई देने लगते हैं। तो ये फास्फर की यहाँ पे कोटिंग होती है, इस स्क्रीन के यहाँ पीछे फास्फर की कोटिंग होती है। और ये यहाँ से कलर सिग्नल है, इलेक्ट्रॉन गन है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बीम्स डालती हैं और ये बीम्स जब ये फास्फर की कोटिंग पर फायर होती हैं तो फिर फास्फर में चमक आती है और स्क्रीन पर विभिन्न रंग प्रदर्शित होने लगते हैं। और ये है कैथोड रे ट्यूब है। तो ये CRT मॉनिटर हो गया। फिर उसके बाद हम देख लेते हैं जो दूसरे तरह का मॉनिटर है, LCD मॉनिटर को देख लेते हैं। लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले देख लेते हैं, ये क्या है। इसमें लिक्विड क्रिस्टल का इस्तेमाल होता है जो पिक्सल को स्क्रीन पर प्रदर्शित करता है। LCD मॉनिटर में विद्युत की खपत कम होती है। आजकल की इसमें जो है पिक्सल को स्क्रीन पर प्रदर्शित करता है। तो पिक्सल किस में यूज होता है, LCD मॉनिटर में, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले में। तो पिक्सल क्रिस्टल एक तरह से पिक्सल की तरह दिख ही रहा है। तो पिक्सल किस में होता है, क्रिस्टल वाले में होता है, LCD वाले में होता है। तो यहाँ देख लेते हैं, इससे जो है LCD में मॉनिटर में विद्युत खपत कम होती है। आजकल की नई तकनीकी LED है जिसका पूरा नाम है लाइट एमिटिंग डायोड। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है, आप भी आज भी हमें पूछा जाता है कि LED का फुल फॉर्म, क्योंकि LED बल्ब अक्सर लगाए जाते हैं तो LED का फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है कि LED का फुल फॉर्म बताइए। तो LED का फुल फॉर्म होता है L से लाइट, E से इमिटिंग और D से डायोड। लाइट इमिटिंग डायोड होता है LED का फुल फॉर्म। और उसके बाद हम देख लेते हैं जो LCD मॉनिटर है उसको देख लेते हैं। ये है LCD मॉनिटर है। LCD मॉनिटर यहाँ पे देख रहे हैं पिक्सल में होता है। और फिर उसके बाद यहाँ पे देख लेते हैं प्रिंटर क्या है। प्रिंटर क्या है, एक आउटपुट यूनिट है। इनको देख लेते हैं। प्रिंटर या मुद्रण यंत्रों में तात्पर्य एक ऐसी प्रणाली से होता है जिसमें कंप्यूटर द्वारा प्राप्त परिणामों को कागज पर छाप कर अस्थायी रूप से, ये जो है प्रिंटर क्या होता है, अस्थायी रूप से उपयोगकर्ता को प्रस्तुत किया जाता है। मुद्रण यंत्र कंप्यूटर से परिणामों को विद्युत तरंगों के रूप में प्राप्त करता है, उन्हें कूट संकेतन के अनुसार अक्षरों में परिवर्तित करके कागज पर छाप देता है। यह छापने की क्रिया मुद्रण यंत्र के प्रकार एवं उसमें प्रयोग की जाने वाली तकनीकी के अनुसार संपन्न होती है। इस आधार पर मुद्रण यंत्रों को दो प्रकार में विभाजित किया जा सकता है। तो प्रिंटर कितने तरह के होते हैं, दो तरह के होते हैं। एक समघात मुद्रण यंत्र या इम्पैक्ट प्रिंटर, समघात मुद्रण यंत्र या इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। इम्पैक्ट प्रिंटर में क्या है, इम्पैक्ट प्रिंटर है और इम्पैक्ट प्रिंटर को देख लेते हैं क्या है। इस प्रकार की प्रिंटर में किसी अक्षर या आकृति को कागज पर छापने के लिए एक स्याही युक्त फीते या पर हथौड़े, प्रिंट हैमर या पिनों की मदद से पीछे से प्रहार किया जाता है जिससे कागज पर वांछित आकृति उभर कर आती है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, तो ये इम्पैक्ट प्रिंटर कौन से हैं, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर इम्पैक्ट प्रिंटर है। डेसी व्हील प्रिंटर इम्पैक्ट है। लाइन प्रिंटर ये भी इम्पैक्ट प्रिंटर इत्यादि समघात मुद्रण यंत्रों की श्रेणी में आते हैं। तो मतलब कि पीछे से जो है अक्षर या आकृति को कागज पर छापने के लिए स्याही या फीते पर, स्याही युक्त फीते पर हथौड़ी या पिनों की मदद से पीछे से प्रहार किया जाता है। मतलब कि ऐसे पीटना जैसे होता नहीं है कि स्टैम्प वगैरह, ऐसे ही है। तो वही है इम्पैक्ट प्रिंटर है। तो स्टैम्प जैसे किसी स्कूल के जैसे प्रिंसिपल होते हैं स्टैम्प लगाते हैं, हमारे स्कूल का उसका नाम लिखा रहता है, स्याही रहता है। और या फिर जो स्कूल एग्ज़ाम देने जाते हैं तो वहाँ पर भी आते हैं सब, कभी कभी आते हैं कि जो हमारा पेपर रहता है उस पर जो है स्टैम्प ऐसे लगाते हैं। तो वही है स्टैम्प प्रिंटर। तो वहाँ स्टैम्प करते हैं तो उसी तरह से ये काम करता है। तो ये है इम्पैक्ट प्रिंटर। ये जो है समघात मुद्रण, मतलब कि ऐसे जोर से ऐसे दबाकर करते हैं तो छप जाता है वो अक्षर। तो ये समघात मुद्रण यंत्र या इम्पैक्ट प्रिंटर। तो यहाँ पे देख लेते हैं डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है, डेसी व्हील प्रिंटर हो गया, लाइन प्रिंटर इत्यादि समघात मुद्रण यंत्रों की श्रेणी में आते हैं। फिर डॉट मैट्रिक्स क्या होता है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो है उसको देख लेते हैं क्या है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, इनकी प्रिंट हेड प्रिंट में समांतर 9 से 24 तक पिनें होती हैं। तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में कितने पिन होती हैं, तो
9 से लेकर के 24 तक पिनें होती हैं। इन पिनों के रिबन तथा कागज पर स्पर्श से डॉट छपते हैं और छपाई होती है, जितने अधिक पिन एक प्रिंटर से प्रिंट हेड में होते हैं उतना ही अच्छा माना जाता है। जितना अधिक पिन होगा उतना ही अच्छा वो प्रिंटर माना जाता है। इन प्रिंटरों में हम रिबन को अदल बदल कर किसी भी रंग के रंगीन प्रिंट ले सकते हैं। इनकी प्रिंटिंग गति सामान्यतः 30 से 6000 अक्षर प्रति सेकंड होती है। तो यहाँ पे डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर को देख लिए। फिर आगे देखते हैं। ये है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। फिर उसके बाद देख लेते हैं दूसरा जो प्रिंटर है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, असमघात मुद्रण यंत्र। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर क्या है ये देख लेते हैं। ये प्रिंटर प्रिंटिंग करते समय आवाज़ नहीं करते, क्योंकि छपाई के दौरान इनके प्रिंटेड हेड कागज को स्पर्श नहीं करते हैं। ये बिना कागज को स्पर्श किए उनको प्रिंट करते हैं। और पीछे वाले में क्या था, इम्पैक्ट वाले में हम ऐसे दबा करके हैमर की तरह ऐसे उसको प्रिंट कर रहे थे। तो इसमें था कि इसमें कागज़ को बिना स्पर्श किए, क्योंकि छपाई के दौरान इनके प्रिंटेड हेड कागज़ को स्पर्श नहीं करते हैं, इनकी प्रिंटिंग गति एवं स्पष्टता इम्पैक्ट प्रिंटर से अधिक होती है। इंकजेट प्रिंटर क्या है, नॉन इम्पैक्ट है। इंकजेट प्रिंटर नॉन इम्पैक्ट है। लेजर प्रिंटर नॉन इम्पैक्ट है, ये इत्यादि। तो इंकजेट प्रिंटर और लेजर प्रिंटर इत्यादि नॉन इम्पैक्ट प्रिंटरों के कुछ उदाहरण हैं। तो यहाँ पर देख लिए। फिर उसके बाद इंकजेट प्रिंटर को देख लेते हैं क्या है इसमें। इंकजेट प्रिंटर को देख ले। डॉट मैट्रिक्स तो इम्पैक्ट प्रिंटर का था, और जो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में से इंकजेट प्रिंटर को देख लेते हैं। तो इंकजेट प्रिंटर और लेजर प्रिंटर दोनों को देख लेते हैं। तो इंकजेट प्रिंटर क्या है, इस प्रिंटर में एक नोजल के माध्यम से कागज पर स्याही की बूंदों की बौछार करके कैरेक्टर व चित्रों की छपाई की जाती है। इसके लिए प्रिंट हेड के नोजल में स्याही की बूंदों को चार्ज करके कागज पर उचित दिशा में छोड़ा जाता है। इस प्रिंटर के प्रिंट आउट अधिक स्पष्ट होते हैं, क्योंकि इसमें प्रत्येक कैरेक्टर कई डॉट्स से मिलकर बना होता है। तो ये है इंकजेट प्रिंटर को देख लेते हैं। ये है इंकजेट प्रिंटर, यहाँ पे है इंकजेट प्रिंटर। फिर उसके बाद देख लेते हैं लेजर प्रिंटर क्या है। लेजर प्रिंटर आजकल लेजर प्रिंटर बाजार में सबसे ज़्यादा लोकप्रिय प्रिंटर हैं, क्योंकि इनकी प्रिंटिंग गति और प्रिंटिंग गुणवत्ता, प्रिंटिंग क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। लेजर प्रिंटिंग में माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स, लेजर किरण तकनीक, लेजर बीम टेक्नोलॉजी तथा फोटो कॉपी तकनीक का संयुक्त रूप से उपयोग किया जाता है। और फिर एक लेजर प्रिंटर टोनर इंक को माध्यम के रूप में प्रयोग करते हुए कागज पर आकृतियां बनाते हुए लेजर किरणों का प्रयोग करता है। प्रिंटिंग गति और प्रिंटिंग गुणवत्ता दोनों ही दृष्टियों से लेजर प्रिंटर डॉट मैट्रिक्स तथा इंकजेट प्रिंटर से बढ़िया माने जाते हैं। तो लेजर प्रिंटर में डॉट मैट्रिक्स और इंकजेट प्रिंटर से बढ़िया माने जाते हैं। ये है लेजर प्रिंटर। और फिर उसके बाद देख लेते हैं प्लॉटर भी क्या है। एक आउटपुट यूनिट है, ये आउटपुट यूनिट है। प्लॉटर को देख लेते हैं। प्लॉटर वह आउटपुट उपकरण है जिसकी सहायता से कागज पर विभिन्न प्रकार के उच्च कोटि के ग्राफ, जैसे चार्ट, ग्राफ, तालिका, सारणी, नक्शे आदि अन्य प्रकार के कंप्यूटर डिजाइन आदि प्राप्त किए जा सकते हैं। इसका प्रयोग प्रायः तभी किया जाता है जब प्रिंटर्स के द्वारा इस प्रकार के ग्राफिक प्राप्त करना मुश्किल हो जाए। कार्यप्रणाली और सूचना की दृष्टि से प्लॉटर प्रिंटर से इस बात से भिन्न है कि इसमें लाइन खींचने अथवा रेखाकृति बनाने हेतु पेनों का प्रयोग किया जाता है। इनकी ये पेन इधर उधर गति करते हुए इनकी बाजुओं से जुड़े होते हैं। परिणाम स्वरूप प्लॉटर के द्वारा अविच्छिन्न रेखाकृतियां, कंटिन्यूअस लाइन खींची जा सकती है, जबकि प्रिंटरों के द्वारा इस प्रकार की रेखाकृतियों को डॉट के समूह में अनुमानित करने का प्रयत्न किया जाता है। प्लॉटर मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, ड्रम पेन प्लॉटर और फ्लैट बेड प्लॉटर। ड्रम पेन प्लॉटर और फ्लैट बेड प्लॉटर। तो ड्रम पेन प्लॉटर क्या है, इस तरह के प्लॉटर, ये है ड्रम पेन प्लॉटर और दूसरा है फ्लैट बेड प्लॉटर। ड्रम पेन प्लॉटर क्या है, इस तरह के प्लॉटर में पेन का उपयोग किया जाता है जो गतिशील होकर कागज पर चित्र तैयार करते हैं। तो ड्रम पेन प्लॉटर क्या है, इसमें पेन का प्रयोग किया जाता है। ड्रम पेन है तो पेन का प्रयोग किया जाता है, गतिशील होकर कागज पर चित्र तैयार करते हैं। फिर आगे देखते हैं। ये है ड्रम पेन प्लॉटर, ये है ड्रम पेन प्लॉटर। फिर उसके बाद फ्लैट बेड प्लॉटर क्या है, इस प्लॉटर में कागज को स्थिर अवस्था में बेड अथवा ट्रे में रखा जाता है। प्लॉटर के बाजुओं में लगे पेन कंप्यूटर के माध्यम से नियंत्रित होते हैं, जो कागज पर एक्स अक्ष और वाई अक्ष में घूमकर चित्र प्रदर्शित करते हैं। ये है फ्लैट बेड प्लॉटर।